हेलो दोस्तों, जुलाई 1947 की बात है। अमेरिका में यूएफओज को लेकर एक बहुत बड़ा क्रेज़ चल रहा था। देश भर से छोटे बड़े शहरों से खबरें आ रही थी कि लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स यानी कि यूएफओज को देखा है। इस क्रेज़ की शुरुआत हुई थी एक महीना पहले 24 जून को, जब प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने क्लेम किया कि सियाटल शहर के पास पहाड़ी के नज़दीक 9 चमकीले यूएफओज को देखा, जो कि बड़ी तेजी से उड़ रहे थे। इनकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। That strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United इस बात से सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका के कोने कोने से खबरें आने लग चुकी थी कि लोगों ने आसमान में यूएफओज को उड़ते हुए देखा है। मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। नक्शे में देखिए किन किन जगहों में यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं। अमेरिका में मीडिया ने इसे एटॉमिक साइट से लिंक करना शुरू किया। कहा कि 3 एरियाज़ में सबसे ज़्यादा साइटिंग हुई है और ये वो 3 जगह हैं जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग चलने लग रही हैं। न्यू मैक्सिको स्टेट में एक आदमी था मैक ब्रेजल नेम से। इसे याद आता है कि 3 हफ्ते पहले इसने अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था, एक टिन फॉयल, रबर और पतली सी वुडन बीम। इसे समझ नहीं आया कि वो क्या है। इसे लगा कि कहीं इन सब चीज़ों का इस यूएफओ वाले क्रेज़ से कोई रिलेशन हो, तो इस मलबे को उठाकर रोजवेल शेरिफ के पास ले आया। 7 जुलाई को इस पर अटेंशन पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की, कर्नल विलियम ब्लैंकेट, जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के। अगले दिन रोजवेल आर्मी एक स्टेटमेंट रिलीज़ करती है। अभी तक जो अफवाहें सुनी थी फ्लाइंग डिस्क को लेकर, अब यह हकीकत बन चुकी हैं। द 509 बॉम्ब ग्रुप ऑफ द 8 एयरफोर्स रोजवेल आर्मी एयरफील्ड वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेन पोजेशन ऑफ अ डिस्क। मतलब कि यूएस आर्मी क्लेम करती है कि इन्हें यूएफओज का सबूत मिल गया है, लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपनी बात से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मलबा हमारे पास लाया गया है वो कोई यूएफओ का नहीं बल्कि एक वेदर बैलून का है। प्रूफ के तौर पर मेजर मार्शल की फ़ोटोज़ रिलीज़ की जाती हैं, जहाँ पर वो इस वेदर बैलून के पीसेस के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है। मीडिया को लगता है कि यहाँ पर कोई यूएफओ नहीं है, ये तो बस एक वेदर बैलून ही था, और लोगों का इंटरेस्ट भी इससे ख़त्म हो जाता है। लेट 1970 से एक बार फिर र्यूमर्स फैलने लगते हैं कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक एलियन क्राफ्ट को उड़ते हुए देखा गया है। र्यूमर्स के हिसाब से यूएफओ पे एक बिजली गिरी, जिसके बाद यूएफओ जाकर क्रैश हो गया। वहाँ पर बैठे जो भी एलियंस थे वो सब मारे गए। 1980 में मेजर मार्शल एक बुक लिखते हैं, द रोजवेल इंसिडेंट, और कहते हैं जो मलबा इन्हें मिला था वो कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि अर्थ पे बना हो। वो अर्थ का लग ही नहीं रहा था। और तब से लेकर आज तक रोजवेल इंसिडेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। नई नई थ्योरीज आती हैं। लोग कहते हैं कि ये जो यूएफओ क्रैश हुआ था एक्चुअली में यहाँ पे एक जिंदा एलियन पाया गया था, जिसका कोड नेम जे रॉड रखा गया था। यूएस आर्मी ने इस एलियन को एक सीक्रेट जगह पे ट्रांसफ़र किया था, और कुछ लोग मानते हैं कि वो एलियन आज भी ज़िंदा है और एक टॉप सीक्रेट जगह पे कैद है। यूएस आर्मी कोशिश कर रही है कि एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की और एलियन की लाइफ पे रिसर्च करने की, लेकिन ये सब कुछ होने लग रहा है एक बहुत ही ज़्यादा टॉप सीक्रेट लोकेशन पे, जिसका नाम है एरिया 51। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains? एरिया 51 एचडी में यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है जो कि आपको रेगिस्तान के बीचों बीच मिलेगी। किसी भी शहर से मीलों दूर यहाँ पे आना, ट्रेस पासिंग करना या फैसिलिटी के अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बाहर आपको कुछ इस तरह के साइन मिलेंगे जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज़ प्रोहिबिटेड। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई तो डेडली फोर्स से रिप्लाई किया जाएगा। बार बार वार्निंग लिख रखा है साइन बोर्ड पे। तो आखिर क्या है इस फैसिलिटी के अंदर? एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था आज से कुछ साल पहले एरिया 51 को लेकर। जून 2019 की बात है। जो रॉगन ने अपनी पॉडकास्ट में बॉब लेजार्ड को इनवाइट किया था। जो रॉगन, अगर आप नहीं जानते तो एक बहुत फेमस पॉडकास्टर है। बॉब लेजार्ड एक ऐसा कल्ट फिगर है जो कि यूएफओ जैसी चीज़ों में बहुत बिलीव करता है। बॉब लेजार्ड क्लेम करता है कि इन्होंने बहुत गहराई से स्टडी किया है फ्लाइंग सॉसर और एरिया 51 को, क्योंकि इनका कहना है कि एक्चुअली में ये एरिया 51 में काम करने वाले एक रिसर्चर थे। वहाँ पे इन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च की और इनका काम था एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करना और हमारी आज की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना। इसका इस्तेमाल करके project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked. इस ब्रॉडकास्ट को सुनकर मैटी रॉबर्ट्स नेम के एक कॉलेज स्टूडेंट बड़ा इंस्पायर्ड फील करने लगे। इसने कहा कि ये क्या छुपा
रही है सरकार हमसे, हम भी जानना चाहते हैं। अगर हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे तो सरकार हमें रोक लेगी और हमारा मुंह बंद करवा लेगी, लेकिन अगर हम भीड़ में सारी आवाम एक साथ जाएंगे, एरिया 51 को स्टॉर्म करें, तो कैसे रोकेगी। इसने एक फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नेम था स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट में लिखा है, हम सब साथ मिलते हैं एरिया 51 में रात के 3 बजे 20 सितंबर 2019 को और साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं कैसे इस टॉप सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर घुसा जाए। ये फेसबुक इवेंट जो कि एक जोक इवेंट था, मजाक में बनाया गया था, इसमें कुछ अजीब और गरीब चीज़ें भी लिखी हुई थी, जैसे कि हम सब नारुतो की तरह भागेंगे, अगर मिलिट्री वालों ने हम पर गोलियां चलाई तो हम इनसे तेज़ी से बचकर निकल सकते हैं। अब जिन लोगों को नारुतो के बारे में नहीं पता, तो एक जापानीज़ सीरीज़ में एक मेन कैरेक्टर है जो कि एक बहुत अजीब तरीके से भागता है। अब इन सब बातों को पढ़कर ये अंदाज़ा होता है कि ये एक मजाक में बनाया गया था, लेकिन लोग बहुत अजीब हैं। इनमें 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी अटेंडेंस को कंफर्म किया कि वो इस इवेंट में आएंगे और एरिया 51 को स्टॉर्म करेंगे। मैटी रॉबर्ट्स ने जब देखा कि ये मजाक वाला इवेंट इतना पॉपुलर हो गया है तो वो डर गया। As a joke on Facebook now has reached millions of people and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. The FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of scared at this point. उसने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की जिसमें उसने कहा, हेलो यूएस गवर्नमेंट, ये एक मजाक था, मेरा एक्चुअली में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इस मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर घुसने का, मुझे बस लगा थोड़ा फ़नी होगा और इंटरनेट पे थोड़ी अटेंशन मिल जाएगी। अगर एक्चुअली में कोई लोग घुसते हैं तो एरिया 51 के अंदर, तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ इन 2 मिलियन लोगों के लिए जिन्होंने एरिया 51 में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। यहाँ तक आना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एरिया 51 पे स्टॉर्म करने के लिए वहाँ तक पहुँचना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, एरिया 51 रेगिस्तान के बीचों बीच है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। 250 किलोमीटर का हाईवे इस रेगिस्तान के बीच से होकर जाता है, मगर इस हाईवे पे आपको एक भी गैस स्टेशन तक नहीं मिलेगा। दिन में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और एक इकलौती चीज़, इस रेगिस्तान में एरिया 51 के अलावा है एक गांव जिसका नेम है रेचल, नेवाडा। इस गांव की पॉपुलेशन है 54 एज ऑफ 2019। 54,000 नहीं, 5400 भी नहीं, ओनली 54। इस जगह के इतने आइसोलेटेड होने के पीछे रीज़न ये है कि ये एरिया 51 लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल लैंड ऑफ अमेरिका है। इस ज़मीन का नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इस फैसिलिटी के बिल्कुल साथ ही एक और जगह है जिसका नेम है नेवाडा टेस्ट साइट, और अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग यहीं पे की थी 1950 से लेकर 1990 तक। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी जगह पे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग चल रही है तो उस जगह को रिस्ट्रिक्ट बनाना काफ़ी ज़रूरी है। एक्चुअली इस इवेंट के आगे बात करने से पहले एरिया 51 की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें दोस्तों बात आती है कोल्ड वॉर की। दुनिया भर के रिसेंट हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक कोल्ड वॉर से ज़रूर होता है। एरिया 51 को एक्चुअली में बनाया गया था दोस्तों कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में राइवलरी चल रही थी। Paranoia was growing about communist infiltration of unions, the entertainment industry and the military and government itself. इससे बनाया गया था ऐसा टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी फॉर एयरक्राफ्ट। इस रीज़न से 1950 अमेरिका के इतिहास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पाइंग एयरक्राफ्ट था, इनकी टेस्टिंग एक्चुअली में एरिया 51 में की जा रही थी। जब मिलिट्री के इतने इंपॉर्टेंट वेपन्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाता था, तो जाहिर सी बात है इस एरिया को सीक्रेट रखा जाएगा। शुरू से ही बहुत कम इन्फॉर्मेशन इस एरिया के बारे में बाहर की दुनिया को पता थी, और जैसे कि आपको पता होगा, जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमी होगी वहाँ वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलती हैं। 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डिवाइड आइजनहोवर एक सीक्रेट लोकेशन की मांग करते हैं जहां पे हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सके। Secret reconnaissance aircraft really begins midway in the 20th century, in the darkest days of the Cold War. 2 CIA के बंदों को इस काम पे लगाया जाता है कि ढूंढने निकल जाओ एक ऐसी लोकेशन जहां पे हम इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग कर सकें, ऐसे स्पाई प्लेन्स बना सकें जो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन को गहराई से जान सकें। एनी जैकबसन अपनी किताब एरिया 51 अनसेंस्टर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में बताती हैं कि कैसे इन्होंने एक सीक्रेट बेस ढूंढा जो नेवाडा के एक सूखे हुए लेक It was a vast, dry lake bed known as Groom Lake. Today it's known by another name, Area 51. बेड के बीच में था। ये जगह पहले से ही क्लासिफाइड जगह थी। यहाँ पर सरकार न्यूक्लियर वेपन्स को फाड़ने और इनकी टेस्टिंग में लगी हुई थी, लेकिन एरिया 51 में जो काम चलता है वो स्पाईक्राफ्ट को बनाने का होता है। 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पर बड़े ही कमाल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से स्टैंड आउट करते हैं।
पहला है U-2 स्पाईक्राफ्ट, जो दिखने में कुछ ऐसा नज़र आता है। 1949 में जब सोवियत यूनियन अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया था, अमेरिका के लिए इम्पॉसिबल था पता लगाना कि एक्चुअली में अंदर क्या चल क्या रहा है कंट्री में, क्योंकि इस टाइम में कोई सैटेलाइट नहीं थी। तो 1953 में प्रेसिडेंट आइजनहोवर CIA का एक कवर्ड प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नेम होता है प्रोजेक्ट एक्वाटॉन। $22 मिलियन का एक ऐसा एयरप्लेन बनाया जाए जो कि 4,900 किलोमीटर चल सके विदाउट रीफ्यूलिंग, जिसके ऊपर 320 किलो का कैमरे को भी कैरी किया जा सके और जो 21,000 की ऊंचाई में फ्लाई कर सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि अनडिटेक्टेड हो रडार में और ना ही किसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के ज़रिए। ऐसा ही होता है इनके U-2 स्पाई प्लेन, जो कि एक अमेरिका के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाई एयरप्लेन है। अगले कुछ सालों तक अमेरिका सक्सेसफुल रहता है सोवियत यूनियन को स्पाई करने में इस प्लेन का इस्तेमाल करके, बट फर्स्ट में 1960 को U-2 एयरक्राफ्ट मिसाइल के ज़रिए गिरा दिया जाता है बाय सोवियत एयर स्पेस। CIA pilot Francis Gary Powers was shot out of the sky in his U-2, his aircraft destroyed. Years of hard-won secrecy for the U.S. intelligence community were wiped out in a moment. अमेरिका को मजबूरन एडमिट करना पड़ता है कि वो स्पाई करने लग रहे थे। सरकार मिलिट्री पे फोर्स डालती है कि अब एक ऐसा प्लेन बनाओ जिसे बिल्कुल भी शूट डाउन करना ना किया जा सके और वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और बहुत ज़्यादा सीक्रेट है वो। तो ऐसे बनता है लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ने वाला प्लेन है। इसकी रफ्तार 3,400 किलोमीटर पर आवर है। 24,000 की हाइट पर ये उड़ सकता है। इतना ऊंचा और इतना तेज़ का कोई चांस ही नहीं है कि कोई इसे मारकर नीचे गिरा पाए। ऐसे खौफनाक प्लेन को सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब कोल्ड वॉर चलने लग रही है अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान में। तो कैसे टेस्ट किया जाए इस प्लेन को और दुनिया से भी छुपा कर रखा जाए? CIA UFOs का इस्तेमाल करते हैं कि The language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का आसमान में UFOs उड़ने लग रहे हैं, CIA खुद इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देता है। आसमान में जो UFOs उड़ने लग रहे हैं, ना ही इन क्लेम्स को डिनाई करते हैं, ना ही एक्सेप्ट, और ना ही सच बताते हैं ये अजीब से दिखने वाली इतनी तेज़ उड़ने वाली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है। ये एलियन का फ्लाइंग सॉसर है। CIA के लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया है इस प्रोग्राम को सीक्रेट रखने का। लोगों को यकीन रखने दो कि एलियंस का फ्लाइंग सॉसर है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हमारे ही टॉप मिलिट्री सीक्रेट जेट हैं। यही बताया जाता है रोजवेल इंसिडेंट की फ्लाइंग सॉसर वाली थ्योरी। इसे मीडिया में, अखबारों में एक दिन तक क्यों रहने दिया? एट द सेम टाइम CIA ये भी जानता था कि सरकार अपनी तरफ से एडमिट कर ले कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं और वो एलियंस पे एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं, तो भी हालात बेकाबू हो सकते हैं। लोगों में पता नहीं कितना डर और पैरानोया फैल जाए, इसलिए एक दिन बाद स्टेटमेंट रिलीज़ कर दी जाती है कि एक्चुअली में वेदर बैलून था। वीडियो के शुरू में बताया था कि कैसे 1970s में ये अफवाह जो UFOs की थी फिर से जागने लगी थी, कि 1970s की टाइम था जब इस ब्लैकबर्ड SR-71 क्राफ्ट की टेस्टिंग चल रही थी। The SR-71 roared skyward with maximum afterburner thrust. A legendary pilot was taking the first ever flight in a legendary airplane. यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे हमें साल 1994 में ही पता लगता है कि, लेकिन फैक्ट जानने के बाद भी कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देने लगते हैं। एरिया 51 के एलियंस के साथ एसोसिएट होना, इसके पीछे वजह बताई जाती है बॉब लेजार्ड जैसे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। इन्होंने साल 1989 में क्लेम किया था कि ये एरिया 51 के S4 बेस के अंदर काम कर रहे थे। इनका क्लेम था कि एक्चुअली मैं एलियन स्पेसक्राफ्ट में काम कर रहा है, सरकार ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन आज के दिन बहुत सारे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मन से बनाकर चीज़ें बोलने लग रहे हैं। अच्छा, इनकी वजह से जो इवेंट होने जा रहा था इसका क्या हुआ? जहां पे 2 मिलियन लोग आने जा रहे थे, मिलिट्री में काम करने वाले सिक्योरिटी के जो लोग थे, इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एरिया 51 तक आना बहुत मुश्किल, इतना आइसोलेटेड है, 2 मिलियन लोग कह रहे थे वो आएंगे, बट एक्चुअली में एक्सपेक्ट 30,000 ही आ पाएंगे। एरिया 51 का ये इवेंट एक म्यूज़िक पार्टी की तरह बन चुका था जिसकी थीम एलियंस थी। रॉबर्ट्स ने जिसको एलियन स्टॉक बुलाना शुरू किया। जब ये दिन एक्चुअली में आया, 30,000 भी नहीं, सिर्फ 6,000 लोग ही इस इवेंट में आए। ज़्यादातर लोग जानते थे कि इसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं है, तो ये अपने साथ टेंट लेकर आए थे, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में टेंट लगाए और फिर पार्टी की।
तरफ सरकार बड़ी कंसर्न थी इस इवेंट को लेकर कि पता नहीं कितने हज़ार लोग आएंगे। तो जो पुलिस की तादाद थी इस इवेंट में वो ज़्यादा थी। एक्चुअल इवेंट करने वाले लोगों से बड़ा थैंकफुल और पीसफुल इवेंट था। लोगों ने अपने मज़े किए, थोड़ी पार्टी करी। कोई एरिया 51 के अंदर एक्चुअली में घुसा नहीं, कोई प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इस एरिया के जो शेरिफ थे इनने कहा था कि जो सारे पुलिस ऑफिसर हमें लाने पड़े इनकी कॉस्ट थी $3 लाख। अच्छा, अब हम अपने रोजवेल इंसिडेंट पर वापस आए। आइए तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी। जब मिलिट्री ने कहा कि वो एक वेदर बैलून था, साल 1994 में हमें पता चलता है दोस्तों, एयरफोर्स बताती है कि वो एक न्यूक्लियर सर्विलेंस बैलून था। ये एक ऐसा स्पाई डिवाइस था जो कि प्रोजेक्ट मोगोल के अंदर बनाया गया था और इसका पर्पस था सोवियत यूनियन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने। इसके साउंड रेज डिटेक्ट किए जा सकते थे बहुत दूर से। इन बैलून्स को इस्तेमाल करके अब इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने के पीछे एक वजह ये भी है दोस्तों कि सरकार ने इतना बड़ा झूठ बोला। और अब 1994 में आकर सरकार एक नई स्टेटमेंट देती है तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम ये क्यों यकीन करें। तो लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम हो गया। इसी वजह से इसके बाद भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फैलती रही। लेकिन सच्चाई यही थी कि आप एयरप्लेन्स की साइटिंग को देखोगे, आमतौर पर जो पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट होते हैं वो 10,000 से लेकर 12,000 मीटर की हाइट तक उड़ते हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है U-2 और SR-71 जैसे 12,000 मीटर 18,000 मीटर की हाइट पे भी उड़ते हैं। SR-71 का मैक्स एल्टीट्यूड 26,000 मीटर का है। इनकी टेस्टिंग की जाती थी सनसेट से कुछ देर पहले। तो आप सोच कर देखो दोस्तों कि जब इतने अजीब से दिखने वाले क्राफ्ट इतनी हाइट पर उड़ेंगे और वहाँ से सूरज भी ढल रहा है तो इसकी रेज आकर इस पर चमकती हुई दिखेंगी। ऐसा लगेगा ये चमक रहे हैं और इतनी स्पीड से उड़ेंगे तो किसी नहीं लगेगा कि ये एक्चुअली में एलियंस का UFO है। ज़्यादातर UFO साइटिंग में यही होता है कि मिलिट्री के ड्रोन्स, मिलिट्री के डिकॉय फ्लेयर्स का फिर कोई भी अननोन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री ने बनाया है। इसे लोग गलती से मान बैठते हैं कि ये UFO है। UFO का वैसे मतलब ही अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। ये किसी ने नहीं कहा कि एक्चुअली में एलियंस होते हैं। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है कुछ भी अनआइडेंटिफाइड हो सकता है, क्योंकि एरिया 51 के अंदर और इसके आसपास ही इन सारे प्लेन्स की टेस्टिंग करी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इसे एसोसिएट कर लिया गया है। एलियंस से US एयरफोर्स के प्रोजेक्ट ब्लू बुक्स को इन्वेस्टिगेट किया था और जहाँ जहाँ लोगों ने क्लेम किया था UFO इन्हें ने देखा था, वहाँ उन्होंने टाइम नोट किया और अपने खुद के फ़्लाइट रिकॉर्ड से चेक किया तो पता चला कि फ़्लाइट रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं। लेट 1950 या 1960 में ऐसे ही मेजॉरिटी UFO कंप्लेंट्स को एलिमिनेट किया गया। बॉब लेजार्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो क्लेम करते हैं कि इन्हें सरकार ने अपॉइंट किया था एलियन टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पता चलता है कि इनका खुद का एजुकेशन बैकग्राउंड भी फैब्रिकेटेड है। इनकी जाली डिग्री है MIT से, जो कि वो क्लेम करते हैं कि वो कहते हैं कि एक्चुअली में वो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिसर्च कर रहे थे MIT यूनिवर्सिटी में। तो इस वजह से वो ऑफिशियली इनरोल नहीं कर पाए और इसी वजह से कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज़ का, लेकिन क्लेम करते हैं कि MIT से पढ़ाई करी है। ये तो वही बात हो गई कि मैंने अंडरकवर रहकर सरकार के लिए काम किया था, IR में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी, मगर आपको उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा मेरे नेम से, क्योंकि मैंने इसे सीक्रेट तौर पर किया था। बॉब लेजार्ड ने क्लेम किया था कि एलियन स्पेसशिप को पावर एलिमेंट 115 की मदद से दिया जाता है, जिसकी मदद से अपनी खुद की ग्रेविटी क्रिएट कर सकता था। वो Element 115 is a super heavy element, but it's a unique element. When it's exposed to radiation, it produces its own gravitational field, its own anti-gravitational field, and it's what's used to lift and propel the craft and create distortions around it. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। लेकिन कई साल बाद जाकर 2003 में रशियन साइंटिस्ट ने एक्चुअली में इस एलिमेंट को बना लिया। नेम रखा गया इसका मॉस्कोवियम, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ग्रेविटी क्रिएट कर सकता है। जून 2013 में जाकर CIA पब्लिकली एरिया 51 का एक्नॉलेज करती है और जो भी इसका पास्ट है इसकी सीक्रेट डिटेल्स डिस्क्लासिफाई कर देती है अंडर द Freedom of Information Act. CIA documents officially acknowledge the site for the first time. But if you're looking to gain insight into aliens or spaceships,
you might be disappointed. 2005 में अमेरिका में रहने वालों ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में अपील की थी, जिसके बाद 2013 में इसे डिक्लासिफाई कर दिया गया था। इस इंफॉर्मेशन रिलीज़ करने में हमें एक्चुअली एरिया 51 की एक्यूरेट लोकेशन मिलती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये नेवाडा की स्टेट में मोहावे स्टेट के बीचों बीच है। जनवरी 2017 13 मिलियन पेजेस CIA की तरफ से रिलीज़ किए जाते हैं ऑनलाइन, जिनमें आपको UFO साइटिंग्स के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और इन सारे CIA के एक्सपेरिमेंट्स की जो CIA कर रहा था जनवरी 2021 में। Through the 1950s, UFO sightings become the convenient cover-up for U-2 flights. But on May 1st, 1960, America's top-secret spying mission is blown when the USSR downs a high-flying U-2. फिर से हज़ारों की तादाद में डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिए जाते हैं और इस बार एजेंसी का कहना था कि इन्हें पास जितना भी रिकॉर्ड था UFOs को लेकर वो सारा पब्लिक के सामने मौजूद है। कुछ रिपोर्ट इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग थी। मिस्टीरियस एक्सप्लोजन देखे गए थे। रशिया में एक फ़र्स्ट हैंड अकाउंट था, एक अजीब व गरीब चीज़ का अज़रबैजान की कैपिटल बकू के ऊपर देखा गया था। US गवर्नमेंट आज के दिन इन्हें UFOs नहीं बुलाती क्योंकि UFOs एलियन के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करता है। अब US सरकार UAP लफ्ज़ यूज़ करती है, मींस अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। अब यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज बनने वालों के पास कुछ बचता नहीं है, क्योंकि US गवर्नमेंट खुद ही मांग कर लेती है कि जो भी UFOs एंड UAP के ऊपर डाटा है इन्हें रिलीज़ कर दो। अप्रैल 2020 में 3 वीडियोस रिलीज़ कर दी जाती हैं पेंटागन से। जब US डिपार्टमेंट एक्नॉलेज करता है तो ये जो 3 वीडियोस लीक हुई थी वो ओरिजिनल वीडियोस थी। अगस्त 2020 में UAP डिपार्टमेंट एक टास्क फोर्स बनाता है। UAP हमें दिखाते हैं, इन्हें डिटेक्ट किया जाए और एनालाइज किया जाए, क्योंकि वो US की एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो सकता है। जैसे कि मेरे दोस्तों, आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जितने भी UFOs देखे गए थे वो सारे फेक नहीं थे, इनमें से कुछ रियल थे। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।